नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे चुनाव का रास्ता साफ, ओबीसी आरक्षण पास। देवभूमि उत्तराखंड में निकाय चुनाव की चर्चा अब एक बार फिर से नए सिरे से शुरू हो गई है। दरअसल उत्तराखंड आरक्षण ने ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। राजभवन की इस मंजूरी के बाद में प्रदेश में निकाय चुनाव की राहें खुल गई हैं और इस अध्यादेश की मंजूरी के बाद सरकार से लेकर संगठन तक जल्द ही निकाय चुनाव कराने का दावा करने जाने की बात सामने आई है। हालांकि निकाय चुनाव कब होंगे ये बताने की स्थिति में अभी भी सरकार नहीं है, तो वहीं विपक्ष का मानना है कि निकट भविष्य में सरकार निकाय चुनाव कराएगी और इस पर कांग्रेस का अभी भी भरोसा नहीं है। बता दें कि राज्य में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सभी निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को आरक्षण के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही निकायों में ओबीसी के आरक्षण की अधिकतम 14% की सीमा की बंदिश भी खत्म होने जा रही है। सरकार अब आबादी के मुताबिक ओबीसी के लिए निकायवार आरक्षण तय कर सकती है और मिली जानकारी के मुताबिक सरकार जल्द ही आरक्षण का प्रारूप जारी कर आपत्तियां आमंत्रित करेगी। बताते चले कि प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 साल का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर 2023 को खत्म होने के बाद नए प्रशासकों के हवाले कर दिया गया और इसके बाद धामी सरकार बार बार प्रशासकों के कार्यकाल को बढ़ाती रही और अब करीब 1 साल बाद भी सरकार निकाय चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाई है। सरकार ने निकाय के साथ ही छात्र संघ चुनाव, सहकारिता और पंचायत के चुनाव भी टाल दिए हैं। ऐसे में विपक्ष का तर्क है कि हार के डर से सरकार कोई भी चुनाव नहीं कराना चाहती है। सवाल यह कि आखिर क्यों ओबीसी आरक्षण की मंजूरी के बावजूद विपक्ष को सरकार पर भरोसा नहीं है? आखिर कब तक सरकार निकाय चुनाव की स्थिति को साफ क्यों नहीं कर पाई है? और आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ने वाला है, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए आज के हमारे स्पेशल रिपोर्ट पर। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की राह खुल गई है। पिछले लंबे समय से राजभवन में विचाराधीन ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। राजभवन की इस मंजूरी के बाद प्रदेश में निकाय चुनाव की राह भी खुल गई है। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सभी निकायों में ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही निकायों में ओबीसी के आरक्षण की अधिकतम 14% की सीमा की बंदिश भी खत्म होने जा रही है। सरकार अब आबादी के मुताबिक ओबीसी के लिए निकायवार आरक्षण तय कर सकती है। देखिए, माननीय राज्यपाल जी का मैं सबसे पहले आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि उन्होंने इसकी मंजूरी दी है और अब हमारे द्वारा यानी सरकार के द्वारा आरक्षण निर्धारण होगा। आरक्षण निर्धारण के बाद फिर आपत्ति मांगी जाएंगी और उसके बाद उसका निस्तारण होगा। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर हम ये अपना प्रतिवेदन निर्वाचन आयोग को भेजेंगे कि हम लोग आरक्षण कर चुके हैं, ये सब काम कंप्लीट हो गए हैं, तो वो फिर अपना कार्यक्रम जारी करेंगे और हमारे सरकार की मंजूरी के बाद फिर चुनाव उत्तराखंड के अंदर निकायों का कराएंगे। चुनाव के प्रति गंभीर नहीं है। अगर सरकार गंभीर होती तो 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, चुनाव टाले जाते क्या? सरकार किनारा काट रही चुनाव से। आरक्षण में अभी तक होमवर्क नहीं कर रखा है। अब तो गवर्नर साहब ने बिल भी आरक्षण के बिल में हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो सरकार को तत्काल उसका अनाउंसमेंट करना चाहिए था, लेकिन नहीं है। अभी तो उनका होमवर्क ही होना है, उसके बाद ही वो करेंगे जो भी करना होगा। हमारा मानना है कि सरकार जानबूझकर चुनाव लटकाना चाहती है। अभी और कुछ न कुछ बहाना बनाकर सरकार इस चुनाव को आगे खिसकाएगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को स्थानीय निकायों में आरक्षण के लिए व्यवस्था तय की है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में आरक्षण का खाका तय करने के लिए एकल सदस्यीय समर्पित आयोग का गठन किया था। इसके आधार पर सरकार मानसून सत्र में इस संबंध में विधेयक लेकर आई थी। विधेयक पर सदन में सहमति नहीं बनने के चलते उसे प्रवर समिति को सौंप दिया गया था। इस बीच निकाय चुनाव के लिए प्रदेश भर में बढ़ते दबाव के चलते सरकार अध्यादेश लाई। वहीं आयोग की सिफारिश के अनुसार ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाने की सिफारिश की गई है।
मौजूदा समय में शहरी निकायों में कई स्थानों पर ओबीसी की संख्या न के बराबर है। वहीं अध्यादेश की मंजूरी के बाद अब ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। वहीं विपक्ष का मानना है कि अभी भी जल्द राज्य में निकाय चुनाव होंगे, इसका भरोसा उन्हें नहीं है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी तो मैंने कहा ना, पिछले 6 महीने से निकाय चुनाव का इंतजार कर रही है, पंचायत चुनाव होने का इंतजार कर रही है। हमारे पार्षद प्रत्याशी हों, हमारे कार्यकर्ताओं लगातार जनता के सुख दुख में, उनके कष्ट पीड़ाओं में उनके बीच में बने हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भेड़िया आया की कहावत को चरितार्थ कर रखा है। बार बार सुगबुगाहट होती है कि निकाय चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद ढाक के 3 पात। तो अभी भी मुझे विश्वास तो बिल्कुल नहीं है कि ये निकट भविष्य में चुनाव कराएंगे, क्योंकि अभी भी स्थानीय जनता में आक्रोश है। और इन्होंने जिस तरह से ना छात्र संघ चुनाव होने दिए, ना निकाय चुनाव को 1 साल हो गया है उसके कार्यकाल को, आप रैन बसेरों की हालत देख लीजिए कि कोई हमारे पास मेयर नहीं, कोई पार्षद नहीं। तो इस कड़ाके की सर्द ठंड में जनता को उसके हाल पर बेहाल छोड़ दिया गया है। और इसी तरह से नालों की सफाई है, इसी तरह से स्ट्रीट लाइट्स है, इसी तरह से कूड़ा उठान है। तो जनता जिस पार्षद का गिरेबान पकड़ती थी अपना काम ना होने पर, आज 1 साल से उस जनता को आपने अपने हाल पर जीने को मजबूर किया है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि आक्रोश है स्थानीय जनता में, टूटी फूटी सड़कों को लेकर आक्रोश है। ऐसे में अभी भी चुनाव ये कराएंगे नहीं कराएंगे उसमें संशय बरकरार है। तो जो जनता का विश्वास रहा है हमेशा कि सरकार चुनाव कराएगी, समय पर कराएगी, समय पर कराएगी, लेकिन ये पहली बार जो बीजेपी की जो वर्तमान सरकार है, जो धामी सरकार है, वो सरकार इतनी विफल हो गई है कि उन्होंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि चौथी बार भी हल्फनामा भर करके और निकाय चुनाव को पीछे कर दिया। ऐसे में जनता का विश्वास टूटता जा रहा है। अब इस बार जनता विश्वास तो कर रही है कि चुनाव होंगे, लेकिन इसमें संदेह अभी भी बरकरार बना हुआ है। इसकी वजह एक है कि बीजेपी बोलती तो है कि जो बोलती है वो करती है, लेकिन ऐसा धरातल पर आज तक हुआ नहीं है। बीजेपी जो बोलती है वो कभी भी नहीं कर पाई है और आगे भी नहीं कर पाएगी, ऐसा हमारा बिल्कुल पक्का मानना है। और इन चीजों से ये निकाय चुनाव में लगातार बदली करना, इससे और भी स्पष्ट हो जाता है। लेकिन अब बीजेपी के लिए शर्म की बात हो गई, डूब मरने की बात हो गई। अगर अभी भी वो चुनाव नहीं करती है तो उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और दूसरे दलों को सरकार बनाने का मौका देना चाहिए। और अभी भी अगर वो चेतता नहीं आती है तो बीजेपी के प्रति जो जनता का थोड़ा बहुत धर्म के नाम पे या जो बरगाने के नाम पर वो जनता को करती थी, उससे विश्वास हट जाएगा और बीजेपी शून्य पर आ जाएगी। बिल्कुल, देखिए पिछले मानसून सत्र में जो है सरकार द्वारा ये विधेयक लाया गया था और अब राज्यपाल महोदय जी के वहां से हम लोगों को इस विधेयक पे मंजूरी मिल गई है, जिसमें ओबीसी आरक्षण जो तय सीमा तक 14% देने की बात हुई थी उसमें हुआ है। और अब नगर निकाय चुनाव जो है उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आरक्षण का जो एक मुद्दा काफी टाइम से पेंडिंग था उसको पूरा कर लिया गया है और आने वाले समय में इसमें आगे निर्देश मिल सकते हैं। और हमारी तरफ से नगर निकाय चुनाव की पूरी तैयारियां हैं और जिस प्रकार से अभी जो आरक्षण का है, जिसमें मेयर पद में 2 सीटें और नगर पालिका में 13 और नगर पंचायतों में भी 14-15 के जो सीटें हैं वो आरक्षित होंगी। तो इस मुद्दे को जो है सुलझा लिया गया है। आगे जो तैयारियां हैं वो हमारी पूरी हैं। कुल मिलाकर राजभवन ने बहुप्रतीक्षित ओबीसी आरक्षण को मंजूरी देकर प्रदेश में निकाय चुनाव की राह खोल दी है। इस बीच भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम दलों की तैयारी भी शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस 20 दिसंबर तक प्रत्याशियों का पैनल तैयार कर लेगी। हालांकि कांग्रेस फिलहाल ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि जल्द राज्य में निकाय चुनाव होंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ने वाला है। सबसे पहले इनसे आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ में सत्यवीर सिंह चौहान जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। आशीष नौटियाल साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। और दीपक रावत साहब हमारे साथ में हैं, प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। और अरुण शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज के हमारी इस चर्चा में। शुरुआत सत्यवीर जी के साथ में हम कर लेते हैं। सत्यवीर जी, ऐसा क्यों किया भारतीय जनता पार्टी ने, सत्ता पक्ष ने, कि आज आप सब कुछ कर चुके हैं, आरक्षण वाली जो चीज़ चल रही थी उसको भी मंजूरी मिल गई है, उसकी भी राहें साफ हो गई हैं, लेकिन आपकी बात पर, आपकी मंशा पर यकीन आपके विपक्षी दलों और नेताओं और लोगों को क्यों नहीं हो रहा है? आखिर ये स्थिति आपकी अपनी बनाई है सर?
गरिमा जी, सबसे सर्वप्रथम तो यह है कि चुनाव तो चुनाव आयोग ने करवाना है। चुनाव आयोग आज ही तारीख घोषित कर दे, भारतीय जनता पार्टी तो तैयार है। हमने तो अपने संगठन को मजबूत किया है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, आपने कहा विपक्ष, विपक्ष है ही कहाँ उत्तराखंड में? ना देश के अंदर विपक्ष है, ना उत्तराखंड के अंदर विपक्ष है। संसद के अंदर देख लीजिए आप, पहली बार 72 वर्षों में ऐसे होता है कि राज्यसभा के उपसभापति के प्रति किस प्रकार का व्यवहार, अवमानना का नोटिस लाया जाता है। 72 नहीं वर्ष सर, में पहली बार विपक्ष ऐसा का होता तो है। मुझे लगता है ना होना वहाँ विपक्ष चाहिए। हो, अगर वो इस विपक्ष बात की नहीं है तो गरिमा ये जी, भी वो इस आपको बात की विचार है करना कि चाहिए। किसका मुद्दा चलना चाहिए। गरिमा जी, मुद्दा इस बात का है इस समय विपक्ष के अंदर, किसका मुद्दा चलना चाहिए सबसे आगे, कौन रेस में आगे निकलेगा। केवल मात्र विपक्ष का ये काम रह गया है, जनता के सरोकारों से, देश की प्रगति से, राज्य की प्रगति से, राज्य की समृद्धि से, राज्य की उन्नति से लोगों के साथ कैसे खड़ा हो सकते हैं, वो उनसे मतलब मैं कह सकता हूं कि दूर दूर तक का इनका नाता नहीं है। और जहां तक हमारे चुनाव आयोग ने, राज्य चुनाव आयोग ने इस बार काम किया, हमारे नगर पंचायत, नगर निगम और नगर पालिकाओं में, उन्होंने इस बार जो परिसीमन भी किया है। और दो ऐसी हमारी नगर पालिकाएं थी जिनको नगर निगम बनाया। जब नगर निगम बनाते हैं तो उसके अपने रूल्स एंड लॉज होते हैं, तो उसमें परिवर्तन भी होता है। जैसे आपका अल्मोड़ा का नगर निगम की बहुत पहले से मांग चल रही थी, पिथौरागढ़ का चल रहा था, तो उसको भी इस बार नगर निगम में लाया गया। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इस बार पहली बार उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है, ऐतिहासिक काम हो रहा है कि हमारी जो सूचियां हैं, चाहे नगर निगम, नगर पंचायत और ये नगर पालिकाओं की, ये डिजिटल आपको प्राप्त हो सकती है। आप घर बैठे देख सकते हो, आपको बीएलओ के या नगर पालिका के इन सबके चक्कर नहीं काटने। आप देख सकते हो कि मेरा वोट है कि नहीं है, मेरा वोट रजिस्टर्ड हुआ कि नहीं हुआ। ये पहली बार किया है। इतना बड़ा काम हमारा ये चुनाव आयोग कर रहा है। यही नहीं, चुनाव आयोग ने एक और चीज भेजी थी कि जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग करवाता है, कि जब वो चुनाव में कर्मचारी लेता है, चाहे राज्य कर्मचारी लेता है या सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी लेता है, तो उस समय अगर किसी प्रकार की घटना घट जाती है या एक्सीडेंटल होता है या अकस्मात कोई घटना घट जाती है, तो उसमें इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। मगर हमारे राज्य के जो चुनाव होते हैं, जो ये इस प्रकार के चुनाव होते हैं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, इसमें कोई व्यवस्था नहीं थी। इस बार सरकार को राज्य चुनाव आयोग ने ये नोटिस भेजा, तो चुनाव आयोग ने इस पे संज्ञान लेते हुए उसको अनुमति दे दी है। हर कदम पे सरकार, जो चुनाव आयोग कह रहा है, जो लग रहा है कि ये आवश्यक है, उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। और हम तो संगठन की दृष्टि से, गरिमा जी, कोई कभी भी चुनाव करा लीजिए, हमारा संगठन तो यह है नहीं कि भाई 10 दिन पहले कांग्रेस की तरह आता है, अपना झोला उठा के और जनता के बीच में एक लाल किताब उठाता है। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं कि कभी कभी ऐसे होते हैं कि जनता को बरगलाने में सफलता हासिल करती है, मगर वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए वो कामयाब नहीं होती है। वो देखा हमने 2024 के चुनाव के बाद, तमाम वो महत्वपूर्ण चुनाव है, चाहे हरियाणा का महत्वपूर्ण चुनाव हो, जेएंडके का महत्वपूर्ण चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण चुनाव हो, वही किताब लेके घूम रहे थे। मगर जनता ने जब समझा कि वास्तविकता क्या है, तो आप देख लीजिए कि आज कई राज्यों में ऐसे है, खासकर महाराष्ट्र में 10% से भी कम कांग्रेस के आज की डेट में वहां विधायक रह गए हैं। आप सोचे कि एक पार्टी जिसके इशारे पे प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन जाया करता था, आज वो स्थिति है कि अब वो उसको ढूंढे से ढूंढे नहीं मिल रहा है। किस प्रकार के वो व्यवधान पैदा कर रही है। तो विपक्ष तो कहीं भी नहीं है, और विपक्ष की बातों पे ना भारत की जनता को विश्वास है, ना उत्तराखंड की जनता को विश्वास है। हमारी सरकार का जो ध्येय है, वो जो संकल्प है, जो जनता के बीच में कहा था आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, 100% उसको धरातल पर उतार रहे। और केदारनाथ की विजय ये और इशारा करती है, ये दृष्टिकोण दिखाती है कि जो अपने इस प्रकार का आचरण जनता के बीच में दिखा रहे थे, जो उनकी नैतिक प्रवृत्ति है, उसके विपरीत जाके जिस प्रकार के वो अपने को प्रस्तुत कर रहे थे, मगर जनता ने उनकी नैतिक प्रवृत्ति के अनुसार ही उनको परिणाम सुनाया और दिखाया कि उत्तराखंड में इस प्रकार के ट्रेंड नहीं चलने वाले, जो ट्रेंड वो सेट करना चाह रहे थे। और हमारे सरकार के माध्यम से अभी तक लोगों तक, चाहे वो पिथौरागढ़ की गोंजी की वादियां हो, चाहे उत्तरकाशी की हर्षिल की वादियां हो, चाहे हमारी शीतकालीन यात्रा जो शुरुआत हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री इसके लिए जो प्रयास किया है, आने वाले समय में जो श्रद्धालु वहां दुर्गम पहाड़ियों में नहीं जा पाते थे, वो अब चाहे ओंकेश्वर हो केदारनाथ का, या आपके केदारनाथ धाम का जो शिफ्ट हो जाता है, और आपका जोशीमठ आ जाते हैं, बद्री विशाल जी, वो मुखबा में हमारी गंगोत्री आ जाती है, और खरसाली जो हमारे यमुनोत्री आ जाती है, वहां पर दर्शन करेंगे। हमारी सरकार तो 24 घंटे काम कर रही है। हमारी हवाई सेवा में भी हमारी सरकार काम कर रही है। अल्मोड़ा के लिए शुरुआत करी है, पिथौरागढ़ के लिए शुरुआत करी है, चिलियानी सौड़ के लिए शुरुआत करी है, चमोली गोचर के लिए शुरुआत करी है। 24 घंटे काम कर रही है। हमें तो किसी प्रकार की इसमें दुविधा नहीं है। जिस दिन चुनाव आयोग करा देगा घोषणा,
हम भारतीय जनता पार्टी का एक एक निष्ठावान कार्यकर्ता मैदान में जाएगा और देखना ऐतिहासिक जीत हमारी होगी। इससे पहले भी हमारी ऐतिहासिक जीत हुई है 2017 से। तो वैसे भी उत्तराखंड में जितनी भी राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो हमारे अनुकूल ही रही है। अनुकूल इसलिए है कि हमारी केंद्र की सरकार की योजनाएं भी और हमारी योजनाएं भी गरीब तबके को लाभ मिल रहा है, और जो व्यापारियों को सहूलियत होनी चाहिए व्यापारियों को उसकी सहूलियत मिल रही है। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तराखंड के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है, नगर पालिकाओं की स्थिति मजबूत होती जा रही है। जी गरिमा जी। ठीक है सर, चलिए आपके पास में लौटेंगे। आशीष नौटियाल साहब का रुख कर लेते हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। आशीष साहब, पहले तो सत्यवीर जी कह रहे हैं कि भाई विपक्ष है ही कहां, हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है। मेरा ये मानना है विपक्ष मजबूत होना चाहिए, और होना तो बहुत जरूरी है लेकिन मजबूत भी होना चाहिए, क्योंकि वो लोकतंत्र को मजबूत करता है। विपक्ष जनता की बात को उठाता है, और अगर विपक्ष नहीं है तो किसी भी सरकार का, लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा फेलियर भी हम कहते हैं कि होना है, और अगर ये ठीक बात है तो। बाकी रही बात निकाय की, तो अब तो स्थितियां साफ हो गई हैं, आरक्षण को भी मंजूरी मिल गई, तो अब क्या रास्ता पूरी तरीके से साफ माना जाए? आपको लग रहा है कि अब चुनाव कराएंगे? क्योंकि ऐसा तो नहीं, हार का डर बहुत बड़ा इनको होगा। सर, बाकी के चुनावों में भी तो ये उतरे हैं ना, लोकसभा का चुनाव हो गया, अभी उपचुनाव हो गए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, मंगलौर सब देख लिया हमने, तो निकाय में ऐसा कौन सा डर बीजेपी को है? देखिए गरिमा जी, बड़ा अच्छा भाषण सुनाया हमारे मित्र भाजपा के प्रवक्ता सत्यवीर भाई ने। इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे कि 24 घंटे काम कर रहे हैं। शुक्र है आपने काम 24 घंटे से ऊपर नहीं कर दिया। 24 घंटे की स्थिति में आप देखें, 24 घंटे काम किया तभी तो इतनी बेरोजगारी है। आज राज्य के अंदर बेरोजगारी बढ़े जा रही है, उसका कारण आपको 24 घंटे काम करना है। 24 घंटे काम कर रहे हैं तभी तो भ्रष्टाचार कर पा रहे हैं। भ्रष्टाचार कर रहे हैं और वहां से जो है आय से अधिक संपत्ति के मालिक हो जा रहे हैं, तो 24 घंटे काम का ही नतीजा है। महिला उत्पीड़न कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुके हैं, ट्रैफिक व्यवस्था खत्म हो चुकी है, बना के रख दी इन्होंने 24 घंटे वालों ने। शर्म नहीं आती किस तरह से इन्होंने राज्य को बर्बाद करने की साजिश कर रखी है और राज्य को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अभी आपने सवाल करा कि जो है ये डर क्यों, क्योंकि चुनाव जीत रहे हैं। देखिए, चुनाव जीत नहीं रहे हैं, उन चुनावों में पूरा केंद्र इनके साथ लगा हुआ था जो चुनाव अभी तक हुए, और उसमें जीत रहे हैं। एक देखें, केदारनाथ के अंदर तो वोट कम ही हुए हैं, बड़े थोड़ी हैं। हम ये आज 22,000 वोट हम लाते हैं, 25,000 ही लाते हैं उपचुनाव में, जबकि उपचुनाव में तो सरकार के पास सारा धन बल क्या नहीं था, सब कुछ था, और इनके पास तो केंद्र से हद से ज्यादा समर्थन तक था। प्रधानमंत्री जी की शाखा दौड़ लगी थी, तो इन्होंने जो हथकंडे अपनाए थे सब अपनाए, उसके बाद भी कोई इतनी बड़ी जीत नहीं हुई इन लोगों को जो ये सोच रहे हैं। तो डर इनको इस बात का है कि नगर निगम के अंदर जो इनके मेयर साहब थे, मेयर साहब आय से अधिक संपत्ति के मामले में घिरे हुए हैं। बात ये नहीं है कि मतलब किस बात से नहीं करा रहे हैं, ये शासन प्रशासक जो बैठा रहे हैं, प्रशासकों को बैठाकर क्या घपला करा रहे हैं, ये अभी पता नहीं। कौन सी फाइल दबाने का काम कर रहे हैं, कौन कौन से रिकॉर्डों को दबाने का काम कर रहे हैं। इन्हें लगता है अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वो जरूर हमें जेल का रास्ता दिखाएगी, इसलिए ये जो है हर जगह प्रशासकों को बैठाकर अपने तरीके से काम करा रहे हैं और कागजों को, फाइलों को दबाने का काम कर रहे हैं, जितना इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। आप देखिए नगर निगम के अंदर तो करोड़ों का भ्रष्टाचार चलेगा। आप देखें, इन्हें जाने, और उसके बाद नगर क्या इन्होंने करोड़ों में तक घोटाले कर दिए। ये जो बोर्ड लग रहे हैं बाजारों में, उनके ठेके तक में इन्होंने घपला करा है। इन्होंने कोरोना के टाइम पर सैनिटाइजर का घोटाला किया, सैनिटाइजर के बदले पूरे सब बाजारों में पानी डालने का काम किया। जब आम आदमी तरस था अपनी जान बचाने के लिए, किस तरह हमारी जान बच जाए, उस टाइम पे पानी डालने का काम कर रहे थे सैनिटाइजर के नाम पर। सैनिटाइजर घोटाला तक इन लोगों ने किया, करोड़ों रुपए खा गए ये लोग जनता के। तो इन्हें डर इस बात का है। आज आप देखें, सफाई के नाम पर मानव श्रृंखला बनाने का काम करते हैं। पॉलिथीन बंद करने के लिए इन्होंने लाखों लोगों की मानव श्रृंखला बनाई, क्या पॉलिथीन आज बंद हो पाई? पूरे बाजार में धड़ल्ले से। अगर आप चाहते पॉलिथीन बनाने वाली कंपनी को बंद कर देते जहां से पॉलिथीन बनती है, तो शायद आज यहां पॉलिथीन ना बिकती। पर इन्होंने उसके नाम पर भी पैसे खाने का काम किया कि श्रृंखला के नाम पर ही हजारों करोड़ों रुपए खाने का काम कर ले। तो ये लोग बड़े बेईमान लोग हैं। नगर निगम के अंदर इन्होंने घोटाला किया है। इनको पता है कल तक जो युवा हमारे साथ था, जिस युवा के दम पर ये जो दम भरते थे कि हम लोग जीते हैं, युवा हमारे साथ है, अब इन्हें पता लग गया युवा हमारे साथ नहीं है, इसलिए उन्होंने कॉलेज तक के चुनावों को बंद करने का काम किया। कॉलेज में चुनाव नहीं कर रहे हैं। लोकतंत्र के हत्यारे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप देखिए ग्राम प्रधान को जो है आपने उनका कार्यकाल बढ़ा दिया। ग्राम प्रधान कौन होता है समझे आप? ग्राम प्रधान गांव का, अपने गांव का मुखिया होता है। गांव की छोटी छोटी समस्याओं के लिए ग्राम प्रधान के पास जाया जाता है।
चाहे घर के, चाहे आपसी झगड़े हो, चाहे कुछ हो, हर चीज के लिए, छोटी छोटी चीज के लिए ग्राम प्रधान के पास जाया जाता है। ग्राम प्रधान की कई जगहों पे कागजों में मोहर की आवश्यकता पड़ती है, वो मोहर जमा हो गई, कौन करेगा जनता के काम? ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे खाने के लिए अपने अपने लोगों की नियुक्तियां आगे कर रहे हैं, शासक प्रशासक बैठाने का काम कर रहे हैं, जिससे जनता को नुकसान हो रहा है। पार्षद आज नहीं है क्षेत्रों में, 1 साल हो गया है। आखिर ऐसा क्या कारण है चुनाव नहीं करा पा रहे हैं? इन्हें ओबीसी आरक्षण ये सब अब याद आई, इनको पहले पता नहीं था कि 5 साल में चुनाव होना है, और कह रहे हैं कि चुनाव आयोग का काम है। तो आपका क्या काम है? भ्रष्टाचार करना। सिर्फ भ्रष्टाचार करना भारतीय जनता पार्टी का काम है कि भ्रष्टाचार करें? जब युवा रोजगार मांगे तो उन पर डंडे मारने का काम करें? महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने के लिए आपको रखा हुआ है? आप जहां देखें किसी महिला के साथ उत्पीड़न होता है, कुछ होता है, वहां भारतीय जनता पार्टी का नेता शामिल होता है। तो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, शर्म करो। किस तरह से आपको जनता ने इसलिए चुना था। बातें करते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, क्या बचा रहे हैं? बेटी तो आप लोगों से बचाने की आवश्यकता है। हद से ज्यादा बेईमान और भ्रष्टाचारी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, और बड़े बड़े भाषण सुनाने का काम कर रहे हैं मंच यहाँ पर आके डिबेट में, कि यहाँ पर जो है 24 घंटे काम कर रहे हैं। 24 घंटे काम करने के बाद अगर इतना भ्रष्टाचार हो रहा है तो मान्यवर अपने घर बैठे काम मत करें। आपके काम करने से अगर राज्य का अहित हो रहा है तो आप अपने कामों को बंद करें। आपके बस का सत्ता चलाना नहीं है, आप विपक्ष में बैठने के लायक, आप विपक्ष में बैठे, सत्ता उसके पास रहने दे, इसको सत्ता चलानी आती है, ये सत्ता चलाने के लायक नहीं है। तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन और फिर भरोसा फिर जनता इन पर क्यों कर रही है अगर ये सत्ता चलाने लायक नहीं है? आपके आरोपों को हम सच मान ले, हम इनको ठीक भी नहीं मानते, हम ये नहीं कह रहे हैं ये ठीक है, लेकिन अगर आप इनको गलत कह रहे हैं तो किस बिना पर? जनता का विश्वास तो हर बार हर चुनाव में इनको ही मिलता जा रहा है, समर्थन हर जगह पर, हर चुनाव में इनकी जीत हो रही हो। अगर आप सिर्फ ये कहते रहेंगे कि इनको हार का डर है, इसको कैसे मान लिया जाए? कारण कोई भी हो, हम ये नहीं कह रहे कि निकाय चुनाव सही समय पर करा दिए, इसमें उनकी गलती नहीं है, लेकिन आप विपक्ष की अपनी भूमिका किस तरीके से, क्या सही तरीके से निभा पा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि इनको हार का डर है, किस बिना पर आप ये बात कह रहे हैं? क्या कहीं पर इनकी ऐसी शर्मनाक हार हो गई जिसके बिना पर आप ये बात कह पा रहे हैं? ये भी तो सोचना चाहिए ना विपक्ष को। मजबूत बात रखिए, तर्क के साथ बातें रखिए। बद्रीनाथ में गरिमा जी आपने देखा बद्रीनाथ में क्या हुआ? हाँ सर, बद्रीनाथ में हमने देखा, उसके बाद केदारनाथ भी हमने देख लिया। ले जाते हैं। तो अगर एक जगह पर मैं इनके समर्थन में नहीं बोल रही, लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात है कि एक उसके बाद में कॉन्फिडेंस आया कांग्रेस में, लेकिन फिर धराशायी। 10 में से 1 अगर आप ले रहे हैं तो इसको क्या आपकी जीत कहेंगे? चलिए सारी सीटें मान लेते हैं। लोकसभा का चुनाव आपने देख लिया, अभी उपचुनाव केदारनाथ हुआ, बद्रीनाथ मंगलौर हुआ, एक में आप जीत गए, लेकिन सर बाकी सब जगहों पर ही आगे हैं। बड़े चुनाव हुए वहां पर भी आपसे आगे आए। बेईमानी आप देख रहे हैं, इनको जहां देखो ये बेईमानी में पकड़े जा रहे हैं, तब भी इनकी जांच नहीं हो रही है। अच्छा। ईवीएम मशीनों के ऊपर इतनी बातें उठ रही हैं, उनकी जांच नहीं हो रही है। जहां देखो जब चुनाव होते हैं, दूसरी पार्टी के अंदर खरीद फरोख्त शुरू करके उनके नेताओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इस तरह से जीत मानते हैं क्या? ठीक है। इनकी जो पार्टी है वो खिचड़ी बनकर रह गई है, जिसमें सारी सब्जियों को मिलाकर रख दिया आपने। ये सपा से, ये बसपा से, सब जगह का गंद कबाड़। सर मैनेज फिर भी कर ले रहे हैं। अब आप देखिए कांग्रेस पार्टी का, अब बाकी मैं राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को लेकर कोई बात नहीं कर रही, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड में ये वो सब भी मैनेज करने में कामयाब हैं। और आप एक इकलौती पार्टी होकर हरीश रावत के बाद से एक सही नेतृत्व नहीं लेकर आ पा रहे हैं, ये भी तो सोचिए। देखिए आरोप लगाना बहुत इजी है। चलिए आपके पास में वापस लौटेंगे, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रोकते हैं, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है। हम चर्चा कर रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर। दीपक रावत जी के साथ में इस बार शुरुआत करेंगे, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। स्वागत सर आपका। दीपक जी, विपक्ष है ही नहीं, बीजेपी कह रही है, और विपक्षी मुख्य आपके कांग्रेस पार्टी के कह रहे हैं कि भाई बेमानी से जीत रहे हैं। कोई भी आरोप आप लगा दीजिए, लेकिन सर नतीजा होता है। और हर की आखिर बीजेपी अब तक स्थिति निकाय चुनाव को लेकर साफ नहीं कर पाई। हालांकि अब तो आरक्षण को मंजूरी मिल गई है, तो ये कहा जा रहा है कि अब निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी मानने को तैयार नहीं है। यूकेडी का इस पर क्या स्टैंड है? देखिए, 2 चीजें गरिमा जी मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। जब सत्ता का नशा सर पे चढ़ता है और जब अहंकार आपके शब्दों में झलकता है, तो विपक्ष कहाँ नजर आएगा आपको?
लोकतंत्र किसी भी देश में हो, चाहे किसी भी देश में हो, लोकतंत्र की परिभाषा यही है कि जहां पर एक सत्ता पक्ष हो और एक विपक्ष हो। विपक्ष कमजोर जरूर हो सकता है, विपक्ष निर्बल जरूर हो सकता है, लेकिन बिना विपक्ष के लोकतंत्र की परिकल्पना करना ही निराधार है, हो ही नहीं सकता। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कौन समझाए? अब आप देखिए गरिमा जी, जब यही संविधान की किताब जब इनके कोई नेता उठाते हैं तो तब तो इनको ये संविधान नजर आता है, लेकिन विपक्ष का कोई व्यक्ति अगर उसको उठा दे तो इनको वो लाल किताब नजर आती है। शर्म आनी चाहिए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि संविधान की प्रतिलिपि को ये लाल किताब बोल रहे हैं। मतलब आपको ये शर्म आ रही है जब आपको पता है कि वहां पर जो विपक्ष के नेता है, चाहे कोई भी हो, वो लाल किताब संविधान को लेकर बोल रहे हैं, संविधान की प्रतिलिपि है, और यहाँ पर आप प्रवक्ता साहब यहाँ पर आके कह रहे हैं कि वो लाल किताब लेके दिखाते रहते हैं। अरे कम से कम संविधान को तो संविधान बोलिए ना, संविधान की किताब को संविधान तो बोलिए। आपको ये बोलने से पहले सोचना चाहिए कि जो संविधान है वही संविधान है जो आपको सत्तारूढ़ दल बनाता है, यही वो संविधान है जो आपको दिखाता, जो सत्ता में बैठाता है, और आप संविधान को एक लाल किताब बोल रहे हैं। तो इस तरह का अगर बचकाना आप लोग बयान देंगे तो अगर विपक्ष आपसे कहता है कि आप संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, संविधान को आप मानते नहीं है, तो फिर क्या गलत बोल रहे हैं? रही बात निकाय चुनाव, तो निश्चित रूप से गरिमा जी आप ही के चैनलों में पिछले 1 साल से लगातार इनके मंत्री जी बोलते रहे कि हम कुछ नहीं कर सकते, मामला हमारे राज्यपाल के पास है, राज्यपाल ने अभी साइन नहीं करे, जैसे वो करेंगे हम कर देंगे। कल भी हम इस डिबेट 2-3 दिन पहले जब हम डिबेट में बैठे थे यही बात हुई थी। अब जब आज उस अध्यादेश में साइन कर दिए हैं तो वही मंत्री जी देखिए के सामने कितना सफेद झूठ बोलते हैं कि अभी वो आरक्षण आएगा, उसमें आए, फिर वो प्रस्ताव हम चुनाव आयोग को भेजेंगे, फिर चुनाव आयोग निकालेगा। मतलब आप देखिए इन बातों से ही और इन बातों से ही साफ झलकता है कि बहुत कम चांस है कि बहुत निकट समय में निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव सरकार कराएगी, क्योंकि जिस तरीके की शब्दावली और जिस तरीके का जो आचरण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, इनके मंत्रियों को लग रहा है, उससे साफ झलकता है गरिमा जी कि निकट भविष्य में बहुत कम संभावनाएं हैं कि निकाय चुनाव हो। रही बात तैयारी, देखिए चाहे छोटा दल हो, बड़ा दल हो, कोई भी दल हो, लगातार तैयारियों में लगा रहता है। अगर जो जिनके पास साधन ज्यादा है वो अपने तरीके से निकाय चुनाव की, पंचायत चुनाव की तैयारी करते हैं, और जो साधन कम है वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। प्रशासकों का पहले निगम में उनका कार्यकाल बढ़ाया गया, फिर पंचायतों में प्रशासक को उठाया गया, अध्यक्षों को ही प्रशासक नियुक्त किया गया। ये सब जो ये निर्णय है ये बताते हैं कि बहुत कम चांस है कि शायद ये निकट भविष्य में ये चुनाव करा पाए। तो हम सब स्वागत करते हैं, लेकिन ऐसा संभव दिखता नहीं। ठीक है, अरुण शर्मा जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ में लगातार बने हुए। अरुण जी, अभी भी स्थिति ठीक नहीं हो रही है, निकाय चुनाव पर हमने बहुत चर्चा की हो और निष्कर्ष नहीं निकल पाता कि आखिर सरकार इतना ढीला रवैया जो कि सरकार पर ही सवाल उठाने पर मजबूर है क्यों अपना रही है। अब देखिए आरक्षण को भी मंजूरी मिल गई, अभी तक के डिबेट्स में बीजेपी के प्रवक्ता चीज को लेकर हवा देते थे कि भाई चीज हो जाए, हम और बेहतर देने का प्रयास कर रहे हैं, इसी के चलते दे रही है। लेकिन सर अब तो एक एक वो सारे मुद्दे, वो सारे पौधे हल होते हैं, अब क्या देरी है? गरिमा देखिए, हम पहले भी ये डिबेट्स में बैठ चुके हैं और इस पर चर्चा कर चुके हैं आरक्षण को, बिल्कुल, कि जो गैरसैंण में सत्र हुआ था पिछले, उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, चाहे वो प्रीतम पंवार हो, मुन्ना सिंह चौहान हो, चमोली है, इन्होंने ही ये मुद्दा उठाया था जब नगर निगम और नगर निकाय जो एक्ट है वो पारित हो रहा था, तो इन्होंने ही उठाया था ये मुद्दा कि जो अन्य प्रदेश का ओबीसी है वो इस प्रदेश का ओबीसी नहीं हो सकता। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, और उसी को लेके ये जो मामला था प्रवर समिति को भेजा गया। प्रवर समिति ने और एकल सदस्यीय आयोग जो था, इन दोनों ने अपनी रिपोर्ट दी और उसके आधार पर ये आरक्षण का जो विधेयक है ये राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा। अब राज्यपाल ने उसे मंजूरी दे दी है और एक निश्चित प्रक्रिया है कि जब नोटिफिकेशन होगा उसके बाद 10 दिन के अंदर आपत्ति मांगी जाएगी। अब आप ये कहें आज की तारीख में कि चुनाव फिर टालने की साजिश है, तो मैं नहीं मानता।
मैंने पहले भी आपकी डिबेट में कहा था कि 15 जनवरी के आसपास चुनाव होंगे। और तो ये अब आप लगा लीजिए 2-3 दिन में, मुझे लगता है इसी हफ्ते ये आरक्षण का जो जिन्न है ये बाहर आ जाएगा पेटी से। कौन कौन सी नगर पालिकाएं, कौन कौन से नगर निकाय किस आरक्षण के दायरे में आएंगे, ये चीजें सामने आ जाएंगी। हमारे 11 नगर निगम है, 11 में से कितने एससी के लिए होंगे, कितने ओबीसी के लिए होंगे, कितने महिलाओं के लिए होंगे, कितने सामान्य के लिए होंगे, ये चीजें निकलकर सामने आ जाएगी। इसी तरह नगर पालिका और नगर पंचायतें हैं, उनकी भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो ये एक चीज और मैं ध्यान दिला दूं आपको, अगर आपको भी ध्यान हो गरिमा, कि हाई कोर्ट में सरकार ने एफिडेविट दे रखा है 25 दिसंबर तक का। हम पहले भी बात कर चुके हैं, 25 दिसंबर तक चुनाव कराने की बात थी, लेकिन यह कहा जा सकता है कि 25 दिसंबर से पहले हम चुनाव घोषित करवा रहे हैं। तो वो 25 दिसंबर से पहले ही चुनाव घोषित होंगे और उसके बाद ये लग रहा है 15 जनवरी के आसपास तक या 15 से 20 के आसपास चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे नगर निकायों को। अभी मैं पंचायत की बात नहीं कर रहा हूं, हम नगर निकायों की बात कर रहे हैं। और ना मैं मुद्दे से इधर उधर होना चाहता हूं, किस सरकार ने क्या किया, किस पार्टी ने क्या किया, कौन संविधान की रक्षा कर रहा है, कौन संविधान का मखौल उड़ा रहा है, उस पर बात नहीं करना चाह रहा हूं। मैं केवल चुनाव की बात करना चाह रहा हूं कि मुझे यह लगता है कि 25 दिसंबर से पहले सरकार चुनाव कार्यक्रम घोषित कर देगी और ये चुनाव 15 और 20 जनवरी के बीच में संपन्न करा लिया जाएगा। अब उसके बाद, अब क्योंकि राज्यपाल के आरक्षण को मंजूरी देने के बाद सरकार के पास कोई बहाना नहीं बचता। देखिए, पहले हम बात कर रहे थे, जब तो केदारनाथ चुनाव की बात कर रहे थे कि केदारनाथ चुनाव होने के बाद सरकार इन चुनाव को कराएगी। तो अब वो स्थिति आ गई है, अब कोई चुनाव नहीं रह गया, अब तो सीधे सीधे कराना ही पड़ेगा। और उसी वजह से जो मुझे लगता है शहरी विकास मंत्री ने जो बाइट दी है आपके चैनल पे, वो इसी वजह से दी है कि अब उनको भी लग रहा है कि अब बचना मुश्किल है, अब कराना ही पड़ेगा। और अगर चुनाव कराएं तो आज की परिस्थिति में भी मुझे लगता है कांग्रेस और यूकेडी से की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी की तैयारी ज्यादा मजबूत। अब वो बाकी जनता के विवेक पे निर्भर करता है कि वो किसे पसंद करती है, किसे नापसंद करती है, लेकिन अब चुनाव होने अवश्यंभावी है। जी गरिमा, बिल्कुल ठीक बात है कि चुनाव जरूर होने चाहिए और सही समय पर होने चाहिए, ताकि जो जनता का नुकसान हो रहा है वो बिल्कुल भी ना होने पाए। सत्यवीर जी के पास चलेंगे। सत्यवीर जी, तैयारी आपकी ज्यादा है, अरुण जी ने कह दिया, और इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी मानते हैं कि बीजेपी तो चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है, एक चुनाव होता नहीं दूसरे की वो तैयारी शुरू कर देती है। विपक्ष आरोप ही सही, मैं सत्यवीर जी ये नहीं कह रही हूं कि विपक्ष सही है, मैं आपसे पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते ये कह रही हूं कि अगर वो झूठा आरोप भी लगा रहे, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि सर उस आरोप को नकारा जाए और उसे गलत साबित किया जाए, जो आप करते भी हैं। फिर इस मामले में बीजेपी ने मतलब मजबूत एक्शन लिया नहीं, ऐसा लगता है जवाब दिया ही नहीं विपक्ष को। क्यों आखिर? मैं विपक्ष को सही करार नहीं दे रही, मैंने फिर आपसे कहा ना कि आरोप ही मान लीजिए आप उसको, कि वो आप पर आरोप लगा रहे हैं चुनाव न कराने का। वो तो खुलकर कह रहे हैं ये चुनाव कराने से डर रहे हैं। बीजेपी को चाहिए कि एक मजबूत स्टैंड ले और बताए कि कैसे डर रहे हैं हम मजबूत पार्टी, और आप हम पर डरने का आरोप कैसे लगा सकते हैं? बोलिए सर। गरिमा जी, कांग्रेस को जवाब देने के लिए हमारा कोई, मुझे लगता है कोई आवश्यकता नहीं है। जनता खुद ब खुद जवाब दे रही है। अगर जनता को उनकी भाषा समझ नहीं आ रहे हैं तो मैं इसमें उनको किसी प्रकार से समझाना भी नहीं चाहता हूं। और लोकतंत्र में जो आपने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, इसमें भारतीय जनता पार्टी तैयार रहती है। ये भारतीय जनता पार्टी का मैं कहूंगा कि अंदरूनी मामला भी नहीं है। ये भारत के संविधान में और भारत के चुनाव में इस प्रकार की स्थितियां खड़ी हुई है। हर महीने, हर 6 महीने में, हर साल में कोई ना कोई चुनाव आता है। अब हमारा संगठन तो सतत चलने वाला संगठन है, चुनाव की दृष्टि से भी चलता रहता है और सामाजिक दृष्टि से भी चलता रहता है। लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत करनी हो उसके लिए भी चलता रहता है। अब चुनाव का जो ढांचा है इस प्रकार का है कि गरिमा जी की हर 6 महीने बाद, 1 साल बाद चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा उसके लिए तैयार है।
अगर कांग्रेस तैयारी नहीं करना चाहती है या कांग्रेस के अंदर उस प्रकार का सिस्टम ही नहीं है। मैंने बताया 10 दिन पहले आते हैं और जनता के बीच में इस प्रकार के अनर्गल बयान दे के चले जाते हैं, तो जनता उसके अनुसार परिणाम भी उनको सुना रही है। जहां तक कांग्रेस के प्रवक्ता लोकतंत्र कर रहे थे, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा गरिमा जी, कांग्रेस के अगर प्रवक्ता लोग अपनी पार्टी का अगर थोड़ा सा भी भला चाहते हैं कि कांग्रेस की पार्टी थोड़ा मजबूत हो, वैसे तो इनको क्षेत्रीय दलों ने किस प्रकार आंखें बाहें दिखाने शुरू कर दी है, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस पे ज्यादा बोलने की आवश्यकता भी है। लोकतंत्र की हत्या वो कह रहे हैं कि वैसे तो एक रोचक तथ्य मैं आपको आपके इस समय जो दर्शक देख रहे हैं गरिमा जी बताना चाहता हूँ। इस देश की पहली प्रधानमंत्री रही इंदिरा, केवल एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिसको कि किसी कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहते हुए उनको प्रधानमंत्री पद से हटाया कि उनका जो चुनाव है वो अवैध घोषित किया जाता है, उसमें कई तरह की विसंगति पाई जाती है। और इंदिरा गांधी ऐसी एक कांग्रेस पार्टी में रही है कि मतलब कि जिनको की पार्टी से भी निष्कासित किया गया। उस समय कांग्रेस आई और कांग्रेस आर, कांग्रेस ओ, मतलब जितने अल्फाबेटिकल उतनी तरह की कांग्रेस बन गई थी। तो लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग अपना बता रहे हैं कि उसके बाद किस प्रकार से पूरे देश में 21 महीने इमरजेंसी लगाई गई, वो तो सबने देखा है। और जहां तक जिन्होंने संविधान की बात करते हैं, और जहां तक पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो व्यक्ति है जो लाल किताब लेके घूम रहे हैं, उन्हें मान्यवर जी जाके पूछ लेना। एक बार भी लोकसभा के अंदर भी पूछा गया था, ये दीजिए नेता प्रतिपक्ष, पहली बार तो आपको संवैधानिक पद मिला है, ये बता दीजिए उसमें कितने आर्टिकल्स है, कितनी सूचियां उसमें, क्या क्या उसका विवरण है। मान्यवर जी एक बार नहीं बता पाए। वास्तविकता यह है कि लोगों के बीच में किस प्रकार की असमंजस की स्थिति पैदा करनी है, मगर देश की जब बहुत अच्छी तरीके से जानती है। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था कि जब मैं यहाँ से 1 रुपया हूं तो राज्य तक पहुंचते पहुंचते वो घिस जाता है, एक हाथ से दूसरा, तीसरे हाथ से 5 हाथ, ऐसा होता है कि वो पहुंचते 15 पैसे प्रदेश यहाँ तक। और अभी तो हाल ही में देखा हमने धीरज साहू के यहाँ से कितना पैसा निकला। जब आरबीआई ने मशीनें भेजी तो वो मशीनें हाँफने लग गई, ट्रक भेजे तब उसके बाद मशीनों के लिए। और इनके ठगबंधन के साथी पश्चिम बंगाल में आजकल इनको आंखें दिखा रही है ममता बनर्जी। पार्थ चैटर्जी के यहाँ से किस प्रकार से ट्रक के ट्रक पैसे निकले थे। वैसे मैंने कहा आपको गरिमा जी, और बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूँ, पूरे देश में ना कहीं भी विपक्ष नहीं है। आप देखिए कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी है, विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार की इनके अंदर अपने मुद्दों को उछालने की बात है, और मुद्दे कहीं धरातल पर नहीं है। उनके मूल को समझिए आप गरिमा जी, मूल में केवल और केवल किस प्रकार से सत्ता पर काबिज होना है, मगर भारत की जनता अच्छे तरीके से जानती है। और मैं आपको भी बताना चाहता हूं, जहां संविधान की बात आती है, डॉक्टर BR अम्बेडकर को एक सीट मिली थी इन्होंने, जब देश का जिन्होंने संविधान बनाया। और जब गैर कांग्रेसी सरकार इस देश के अंदर आती है तो 1990 में BR अम्बेडकर को पहली भारत रत्न दिया जाता है। मतलब अपने आप तो जीते जी जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने भारत रत्न ले लिया, मगर जिस संविधान की दुआई लेते हैं, जिस संविधान को लेकर घूम रहे हैं, जिसके प्रश्न नहीं पता उसके अंदर कितने प्रश्न है, कितने आर्टिकल्स है, कितनी अनुसूचियां, क्या क्या उसके अंदर, कितने शेड्यूल्स है उसके अंदर, वो नहीं पता। मगर हाँ, उसके अपने को तो ले लिया पहले, अब जीते जी ले लिया भारत रत्न। मगर जिन्होंने बनाया उसको, जिन्होंने इसको जिसको आज पूरा भारत आत्मसात कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसके सामने नतमस्तक किया। उनको 1990 में जब गैर कांग्रेस सरकार आती है तब उनको भारत रत्न मिलता है। आप सोचिए कि किस प्रकार से इन्होंने उनके ऊपर कितना प्रताड़ना की होगी, कितना उनको झेलना होगा। और जहां तक कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक मजेदार बता दी कि सपा के साथ हमारा गठबंधन, हम भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन। मान्यवर जी, भारतीय जनता पार्टी का 6 अप्रैल 1980 को उदय हुआ था, और अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी का उत्कर्ष आना बाकी है। उत्कर्ष उस दिन आएगा जब पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी विराजमान होगी, प्रत्येक राज्य में होगी, केंद्र शासित राज्य से लेके पूर्ण जो राज्य है वहां तक होगा, तब हमारी भारतीय जनता पार्टी का उत्कर्ष आएगा। और जहां हमने कभी भी समझौता नहीं किया, हमने कभी भी उनके साथ गठबंधन नहीं बनाया। हाँ, आपने मान्यवर जी गठबंधन बनाया उसके साथ, वो गठबंधन नहीं कहूंगा मैं उसको, वो ठगबंधन है। वो इसलिए कहूंगा कि अभी 9 सीटों पे यूपी में चुनाव होते हैं, केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने 1 सीट मांगी, फूलपुर की सीट मांगी, वो भी कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी ने नहीं दी। तो ये किस प्रकार का गठबंधन है? ये कोई गठबंधन नहीं गरिमा जी, केवल ठगबंधन है। और आज देख लीजिए महाराष्ट्र में कैसे किस प्रकार के एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये क्या है? ये क्या दिखाता है? केवल लोभ की राजनीति, सत्ता प्राप्त करने की राजनीति। और अच्छा, मैं कल राहुल उनका बयान पढ़ रहा था,
लालू प्रसाद यादव का किस प्रकार से आके दिखा रहे। और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और इटली से राहुल गांधी जी आते हैं, पूरी संसद में पास होता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये कानून बनना चाहिए। उस कानून के जो पार्लियामेंट से पास हुआ उसकी धज्जियां उड़ाने का काम आज के वर्तमान के जो नेता प्रतिपक्ष है और कांग्रेस पार्टी के चिर युवा नेता है, उन्होंने किस प्रकार से जो अजय माकन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में धज्जियां उड़ाई थी, उसकी फाड़ के मीडिया के ऊपर फेंका था। और भ्रष्टाचार की ये बात करते हैं, इनका भ्रष्टाचार की जननी और भ्रष्टाचार के साथ पलना और भ्रष्टाचार के साथ खेलना, ये कांग्रेस की नैतिकता में भरा पड़ा है। इनको भ्रष्टाचार में बोलने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है, सारे नैतिक अधिकार खो चुके हैं। आज उत्तराखंड के अंदर एक पैसे का भी आर्थिक रूप से भ्रष्टाचार देखने को नहीं मिला। आज उत्तराखंड की आर्थिक व्यवस्था इतनी मजबूत हुई है, जब भारत सरकार आंकड़े प्रकाशित करती है तो उत्तराखंड का जीएसटी सबसे अधिक होता है, औसत प्रतिशत से भी, देश की औसत प्रतिशत से भी आगे निकलता है। ये क्या दिखाता है कि जब इन्होंने गब्बर सिंह टैक्स बोला था जीएसटी को, कहा था कि छोटे छोटे राज्य जो समुद्र सीमाओं से लगते हुए राज्य नहीं है, उनकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। आज उत्तराखंड ने उन सबको दिखाया है कि जब नैतिकता के आधार पर सरकार चलाई जाती है, लोगों के साथ समन्वय बना के सरकार चलाई जाती है, इस प्रकार की नीतियां बनाई जाती है कि जो उत्तराखंड का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है कि पहाड़ में किस प्रकार की नीतियां, पठार में किस प्रकार की नीतियां, वो इसी कारण है कि आज हमारा जीएसटी बढ़ा है, जीएसडीपी बढ़ा है, हमारे आर्थिक ढांचा इतना मजबूत है कि हमारा राजस्व जो घाटा था वो घटा है, मतलब कि हमारा राजस्व बढ़ा है। ये दिखाता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री और उनकी टीम ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ के काम किया है। आज उत्तराखंड के अंदर शांति व्यवस्था, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, चार प्रकार से उत्तराखंड आज मजबूत हुआ है। आज तमाम रेटिंग आ रही है उत्तराखंड की, सामान्य रोजगार में हम हिमालयन राज्यों में सबसे आगे निकले हैं। ये क्या दिखाता है, ये किस ओर प्रदर्शित करता है। और एक समय था कि हरीश रावत का कालखंड था, केवल भ्रष्टाचार की आवाज सुनाई देती थी मीडिया में, चाहे आपके सुबह के अखबार पलट के देख लो तो हेडलाइन होती थी। उत्तराखंड के गौरव और आत्मगौरव को जो नुकसान पहुंचाने का काम किया, उसको मजबूत करने का, उत्तराखंड के गौरव और उत्तराखंड के सम्मान के लिए जो हमारी सरकार ने पिछले 7 वर्षों में काम किया, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। इसीलिए जब भी चुनाव होता है तो आदरणीय मुख्यमंत्री को विशेषकर वहां रैलियों में बुलाया जाता है, उनका विशेष अभिवादन किया जाता है। आज उत्तराखंड में जिस प्रकार की हमने स्थितियां पैदा करी है, आप देख लीजिए कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए 72,000 सहायता समूह बनाना, यह वास्तव में दिखाता है कि उत्तराखंड में महिलाओं को सम्मान हमारी सरकार ने दिया है। पहली महिला मुख्य सचिव हो, क्या इससे पहले महिलाएं क्या आईएएस या आईएएस नहीं थी क्या? हमारी सरकार में आई तो पहली मुख्य सचिव बनती है, हमारी सरकार में पहली विधानसभा अध्यक्षा बनती है, हमारी सरकार में केदारनाथ का चुनाव होता है, हमने फिर महिला को टिकट वहां पे देने का काम किया, हमारी सरकार ने 30% आरक्षण देने का क्या, 36 आरक्षण देने का काम किया हमारी की नौकरियों में। हर क्षेत्र में हमने महिलाओं को आगे बढ़ाया है, युवाओं को वो पटल दिया, हमने खेल नीति बनाई, हमने यहाँ पे पहली बार रणजी टीम बनाई इस उत्तराखंड के अंदर। और आज की मैं बात करता हूँ, जब मैं देहरादून के अंदर बैठा हूँ गरिमा जी, आज 10th जो आयुर्वेदिक जो ये प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर, जो परेड ग्राउंड में हो रहा है, हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है कि ये इतना बड़ा आयोजन आज उत्तराखंड के अंदर हो रहा है। हमने जब यहाँ पे आयोजन करने का काम किया, चाहे G20 का काम किया हो, उत्तराखंड ने कांग्रेस ने बदनाम करने की उसमें किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छूटी, मगर हम उस और बिल्कुल ध्यान नहीं देते, हम अपने कार्यों पे ध्यान देते हैं। हमने G20 करी तो हमारी भाई सर, लेकिन उसका भी नतीजा बहुत बड़ा तो अभी नहीं देखने को मिला है। आप ठीक है, आपने समिट का जिक्र कर दिया, उत्तराखंड का स्वर्णिम युग शुरू हो, उसका भी नतीजा नहीं देखने को मिला। समिट पर भी कई सारे सवाल उठे थे और ऐसा नहीं है विपक्षियों ने उठाए थे, क्योंकि आपने बड़े बड़े एमओयूज साइन किए थे, वो एमओयूज का नतीजा कहाँ आया, कितनी इंडस्ट्रीज लग गई, कितने लोगों को रोजगार मिल गया। हम बेरोजगारी पर अभी हर दूसरे दिन चर्चा करते हैं सर, ये भी तो बड़ी बात है। गरिमा जी, मैंने कहा कि G20 की जब यहाँ बैठकों का आयोजन का हमें 3 प्रस्ताव मिले कि उत्तराखंड करेगा। ये तो सन रहेगी कि उत्तराखंड कैसे इस प्रकार के आयोजन करेगा, उत्तराखंड के पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं है। जब वो संपन्न होते हैं तो मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूं, उन्होंने जिस प्रकार से इसको प्रकाशित किया, जिस प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड की बात को विश्व पटल पर पहुंचाने का काम किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि इस बड़े आयोजन को हमने सफल तरीके से पहुंचाया। और जो विपक्ष की जो एक रणनीति थी कि इस आयोजन को किस प्रकार से बदनाम किया जाए, मगर वो उसमें सफल नहीं हुए।
और जहां तक मैंने कहा आपको, हमारा प्रयास है कि जब आदरणीय त्रिवेंद्र जी ने किया था उस समय भी हमने 35,000 करोड़, जब इन्वेस्टर समिट हुई थी, हमने प्राइवेट सेक्टर को 35,000 दिया था, 35,000 करोड़ दिया था, 90,000 लोगों का रोजगार सृजन हुआ था। और अभी हमने जो किया है उसके डेटा आ रहे हैं। और जो हमने, चलिए खैर वो एक अलग मुद्दा है, आपने जिक्र किया G20 का, इसलिए हमने आपसे पूछा क्योंकि अभी वो एक अलग मुद्दा है। बेरोजगारी को आपने कहा था बहुत बड़ा एक उस पर लगाम लग जाएगी, बहुत सारे रोजगार सृजन होंगे, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए नजर नहीं आया था। सिर्फ उस दौरान ही उतना हाइप जो है वो क्रिएट हुआ, उसके बाद फिर वो सारी चीजें ठंडे बस्ते में चली गई थी। चलिए आपके पास में लौटेंगे, आशीष जी का रुख कर लेते हैं। आशीष जी, सब ठीक है, बीजेपी कह रही है कि अब आरक्षण के बाद विपक्ष का जो सरकार पर विश्वास नहीं है वो बिल्कुल गलत है और सिर्फ विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया। और सत्यवीर जी तो जब भी चर्चा में निकाय को लेकर बैठते हैं वो कहते हैं हमारा काम थोड़ी है, ये तो चुनाव आयोग का काम है, हमसे सवाल पूछना ही गलत है। देखिए, सत्यवीर भाई बड़े अच्छे व्यक्ति हैं और बड़े अच्छे प्रवचन सुनाए उन्होंने, लंबे चौड़े प्रवचन, नींद आने लगी थी क्या क्या बोले जा रहे हैं। अपनी पार्टी के बारे में बात कर रहे थे, किसी और की पार्टी के बारे में बात कर रहे थे, या किसी और देश के बारे में बात कर रहे थे। अरे कहाँ शर्म आनी चाहिए आपको। उत्तराखंड में बैठकर आप, उत्तराखंड के आगे धूप हो रही है कड़क, सत्यवीर जी और कह रहे हैं सुन बार लीजिए, बार आप अंधेरा आ हो रहा जाएंगे है। आपके पास। इतने झूठे और बेवना। अभी तो प्रवचन खत्म हुआ है आपका, कितना बोलोगे? सारा आपने ही बोलना है क्या 1 घंटे का? तो अभी बात कर रहे हैं G20 की। G20 मेजबानी करने का मौका मिला, बड़ा सौभाग्य है। अरे घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने, क्या कहावत है आप लोगों के लिए। यहाँ पे रैन बसेरे में रजाई गद्दे नहीं है। लोग वहां पे रैन बसेरे में जो गरीब तबका रहता है उसके लिए रजाइयां नहीं है, फटी हुई रजाइयां रखी हुई है। और बड़े आए मेजबानी करने वाले, आप अपने घर में जो रह रहे हैं उनको तो रखो ढंग से। मेजबानी की बात कर रहे हैं कि बड़ा सौभाग्य मिला आपको। पहले पैसा अपने पास है आपके कि नहीं है? आप कर्जा लेके दूसरे की मेजबानी करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी G20 पर चर्चा नहीं है, G20 पर चर्चा नहीं है, ठीक है, आप उस पर बोल चुके सर। कितने कर्ज में डुबाओगे उत्तराखंड को? मेजबानी करने की बात कर रहे हैं कि हमने बड़ी मेजबानी कर ठीक है सर, ठीक और है, आपके सत्यवीर जी आएंगे, थोड़ा इंतजार करिए। भ्रष्टाचार में नंबर 1 आप हैं। आपने मेयर, आपके मेयर गामा जी भ्रष्टाचार के आरोप में उन पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा चलना चाहिए। आपने उन पर मुकदमा न चलाकर जिसने बोला उसको आपने जिला बदर कर दिया। तो आपके आरोप कौन लगाएगा? दूसरा, आपके मंत्री हैं आप गणेश जोशी जी, आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके ऊपर आरोप है, पर आप जांच नहीं होने देंगे। जो बिजनेस के जो जज बोलते हैं कि जांच होनी चाहिए, आप उनका ट्रांसफर कर देते हैं। तो आपके आरोप कैसे पकड़े जाएंगे? अपने हैं तो बढ़िया है, दूसरे के हैं तो बड़े कड़वे हैं। किस तरह की बातें करते हैं आप लोग? झूठ बोलने का काम करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पूरे देश ने आपको देखा है कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं आप। इलेक्टोरल बॉन्ड एक जीता जागता सबूत है भ्रष्टाचार का। आपने किस किस से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा लिया और उसके बदले उसको क्या धंधा दिया, ये जीता जागता सबूत है। आप लोग इतने बेईमान और गद्दार लोग हैं। आप गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेते हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। गाय के नाम पर राजनीति करते हैं और गाय काटने वाली कंपनी से 250 करोड़ का चंदा लेते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको इस बात से। किस तरह की बातें कर रहे हैं, कहाँ की बातें कर रहे हैं? नगर निगम की बात हो रही है और जा रहे कहीं और कह रहे हैं विपक्ष नहीं है। अरे कैसी बात कर रहे हैं? और अभी सबसे पहले इन्होंने क्या बोला था, मैं कांग्रेस को जवाब देना उचित नहीं समझता। आप समझते हैं कांग्रेस को जवाब देने का मतलब क्या है? कांग्रेस क्या है? कांग्रेस विपक्ष है और विपक्ष को जवाब देने का मतलब जनता को जवाब देना। आपने हमें जवाब नहीं देना है, वो जवाब जनता को देना है। जनता आपसे जवाब मांग रही है, हम जवाब नहीं मांग रहे हैं। आज आपके देखिए, आप कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है, कूड़े नहीं उठ रहे हैं। रोज कूड़ा उठाने वाली कंपनी हड़ताल पर जा रही है, आप कूड़ा तक नहीं उठा पा रहे हैं यहाँ गली मोहल्लों से। लाइटें ठीक नहीं हो पा रही है। अखबार में आ रखा था जो लाइट लगाने वाली कंपनी है वो सरकार को आंखें दिखा रही है। ठीक है, चलिए ये एक सारी ये आपने ओवरऑल समस्याओं को लेकर बोला, लेकिन सवाल G20 से आगे था कि G20 में ठीक है आपने उस पर तो आप पहले भी बोल चुके हैं, अभी आपको निकाय चुनाव पर बोलना चाहिए था। चलिए ठीक है, अब आपके पास में लौटेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में अरुण जी लगातार बने हुए। अरुण जी, सिर्फ और सिर्फ विरोध करने के लिए क्या विरोध नहीं नजर आता कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दलों की ओर से? एक तरफ सत्यवीर जी की पार्टी है बीजेपी जो तैयारियों में जुटी है, ठीक है अभी चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन ये तो बिल्कुल साफ समझ में आता है कि बीजेपी अपनी तैयारी पूरी कर रही होगी। उन्होंने जैसे ही केदारनाथ का चुनाव पूरा हुआ, निकाय चुनाव को लेकर कुछ बैठकें भी हुई थी, प्रत्याशियों को लेकर भी कुछ चर्चा हुई थी, ऐसी खबरें सामने आई थी। कांग्रेस की ओर से ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है सर, जल्दी से बोल लीजिए। अरुण जी आपसे मेरा सवाल है, एक बार सत्यवीर जी को सुनते चलिए। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन भी प्रदेश सारा जहर को लेकर आते हैं। ठीक है, अब आपस में झगड़ा नहीं।
अपना जहर बोलोगे, गंदी बात बोलोगे, अच्छी बात तो बोल भी नहीं सकते आप। ठीक है आशीष जी, हो गया और जल्दी से सत्यवीर जी प्लीज। गरिमा जी, आपने मैं बताना चाहता हूँ, कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन यहाँ आए थे, उन्होंने सभी के साथ वार्ता। अरे मैं कह तो रही हूँ कि तैयारी आपने कर ली है, निकाय चुनाव नहीं कराएंगे वो अलग बात है, पार्टी की तैयारी पूरी है, नैतिकता गई भाड़ में। गरिमा जी, तैयारी तो चुनाव के लिए की जाती है। हाँ ठीक है, लेकिन चुनाव तो कराइए सर, तैयारी कर रहे हैं जब चुनाव ही नहीं करा रहे तो क्या मतलब है। अरुण जी आप बोलिए। ठीक है सत्यवीर जी, आप अरुण जी को सुनते चलिए। अरुण जी बोलिए। गरिमा जी, हाँ देखिए, हाँ ये कांग्रेस, बीजेपी, यूकेडी, ये तो निश्चित तौर पर, क्योंकि चुनाव में भी ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, तो एक दूसरे की खिलाफत करना वो लाजमी है। और मुझे लगता है कि तीनों प्रवक्ता अपना अपना रोल बखूबी निभा रहे हैं। सतवीर भाई कहीं कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं लगाते जब बोलना शुरू करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये पैसेंजर नहीं है, ये सुपरफास्ट कोई मेल जा रही है। तो ये स्थिति है, लेकिन ठीक है, उनका पक्ष रखना अपना काम है। लेकिन बात निकाय चुनाव की हो रही थी, और निकाय चुनाव को बात करते करते हम तमाम जगह भटक गए, और निकाय चुनाव के मुद्दे पे मुझे लगता है सतवीर भाई ने कुछ नहीं बोला कि वो चुनाव, अगर वो सरकार के प्रवक्ता है, मतलब सरकार की जो पार्टी है, सत्ता पक्ष, तो उनको ये बताना चाहिए था कि आखिर संगठन के अंदर सरकार पर कौन सी तारीख तक चुनाव करा लेने का दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि संगठन की कई बैठकें हुई। आपने लास्ट में 5 सेकंड मांग के ये भी बता दिया कि आपके राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष यहाँ आए, उन्होंने तमाम बैठकें की। अब उन बैठकें की तो आखिर उन्होंने सरकार को एक कट ऑफ डेट तो दी होगी कि तब तक चुनाव करा लीजिए। बिल्कुल, यही मैंने भी उनको यही बोला। ये महत्वपूर्ण चीज ये थी कि ये बताते हैं कि चुनाव कब तक होंगे, लेकिन वही इधर उधर की आंकने के बाद भी ये नहीं बता पा रहे कि चुनाव कब तक होंगे, तो इससे मनसा पर सवाल खड़े होते हैं। तैयारी आप कर रहे हैं, लेकिन कब होंगे चुनाव, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कम से कम अगर बड़े मंत्री आपके आकर चर्चा कर रहे हैं तो ये तो आपने भी सोचा होगा कि चुनाव कब कराने हैं, और आप सत्ता पक्ष की पार्टी हैं, उस नाते आपकी नैतिकता भी बनती है कि चुनाव आयोग से इस बात पर विचार विमर्श किया जाए कि आखिर चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या वजह है अगर टाले जा रहे हैं। तो ये सब आपकी जिम्मेदारी बनती है, और आपसे उम्मीद जनता ने अगर लगाई है, आपको सत्ता में जगह दी है, तो कम से कम इस जिम्मेदारी को निभाएं आप, यही उम्मीद की जाती है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। दामी सरकार पर एक तरफ विपक्ष निकाय चुनाव न कराने का आरोप लगा रहा है, लेकिन दूसरी ओर सत्ता पक्ष है जो कह रहा है कि चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है, सरकार की ओर से तैयारी पूरी है, सत्ता पक्ष की तैयारी पूरी है। अब चुनाव कब होंगे, एक तरफ अभी ओबीसी आरक्षण को भी मंजूरी मिल गई है, जानकारी ये भी मिल रही है, लेकिन अब तक तारीखें साफ नहीं हो पाई हैं। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।